Hello students, welcome back once again. So I hope everybody is doing good and डिटर्मिनेंट के जो हमने दो लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, आई होप मैं उम्मीद करता हूँ आपने दोनों लेक्चर्स ध्यान से फॉलो किए होंगे। और आज का लेक्चर हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो मैं टॉपिक आपको डिटर्मिनेंट का पढ़ाऊंगा, है ना, उस पर आप ये समझ लीजिए कि 99% चांस है कि जेई मेन पर अगर सवाल आएगा तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से आएगा। क्योंकि लास्ट 2011 से लेकर अभी 2019 तक जो मैंने पेपर एनालाइज किए हैं, मतलब जितने भी सेट, अब तो लास्ट 2 इयर्स से तो ऑनलाइन होने लगा है, तो वहां पर तो एक दिन में दो दो शिफ्ट होती हैं। तो लास्ट 2 इयर्स में भी जितनी शिफ्ट में डिटर्मिनेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं और 2010 से लेकर 17 तक, है ना, जो मैनर ऑफ क्वेश्चंस रहा है डिटर्मिनेंट पर, जिस तरीके से सवाल आए हैं, तो अगर लास्ट 9 इयर्स का रिकॉर्ड देखा जाए तो मैंने देखा है कि 8 क्वेश्चंस, है ना, 8 क्वेश्चंस पूछे गए डिटर्मिनेंट पर सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक से, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स, है ना। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर हमने ढंग से कवर कर लिया, ढंग से सीख लिया, तो हमारा एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो जाएगा। आउट ऑफ 25 क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सर्टेन हो जाएगा, वो हम बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, है ना। बहुत ही आसान है और ज्यादा लॉजिकल नहीं है। कुछ कुछ चीजें हमें यहाँ पर बस ध्यान देनी है, कुछ चीजों को थोड़ा ढंग से समझना है और फिर आप इजीली इस टाइप के इक्वेशंस या यहाँ से अगर हमें सवाल आएगा तो आप इजीली उनको सॉल्व करने में सक्षम होगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। सो चलिए मान लेते हैं, लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना, बी इस तरीके से रिप्रेजेंट है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू d1। सिमिलरली a2x plus b2y plus c2 is equals to d2 and a3x plus b3y plus c3 is equals to d3, है ना। ये मान लीजिए हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमने कंसीडर करी है और साथ ही साथ एंड, है ना, डिटर्मिनेंट डेल्टा जो है वो इस तरीके से a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये हो गया मेरा डिटर्मिनेंट। अच्छा, अगर अब मैं डिटर्मिनेंट वन की बात करूं, डिटर्मिनेंट वन, तो डिटर्मिनेंट वन बताने के लिए मैं क्या करता हूं, ये a1 a2 a3 को हाइड कर देता हूं और शुरुआत किससे होगी, अगर मैंने इसको हाइड कर दिया तो शुरुआत होगी मेरी d1 d2 d3 से। भाई डिटर्मिनेंट वन निकाल रहा हूं तो मैंने ये कॉलम हाइड कर दिया, a1 a2 a1 a2 a3 हाइड करके ये d1 d2 d3 यहां लिखा, बाकी सब एज इट इज b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये मेरा डिटर्मिनेंट वन हो गया। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट टू ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट टू मेरा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट टू मुझे अब ये हाइड करना पड़ेगा, है ना, इसको आउट कर दूंगा और इसको हाइड करके d1 d2 d3 यहां पर लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा ऐसा a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3, ये मेरा हो गया डिटर्मिनेंट टू। और इसी तरीके से मेरा डिटर्मिनेंट थ्री क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट थ्री मेरा हो जाएगा, इस c1 c2 c3 को हाइड कर दूंगा, तो इसको हाइड कर दूंगा तो d1 d2 d3 यहाँ आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। सो a1 a2 a3 b1 b2 b3 और डिटर्मिनेंट थ्री निकालो तो c1 c2 c3 हाइड करके इधर क्या आ जाएगा d1 d2 d3। सो आई होप, अगर थ्री, है ना, मतलब तीन इक्वेशंस हमें दे रखी है इस तरीके से a1x plus b1y plus c1 is equals to d1, a2x plus b2y plus c2 is equals to d2, x और a3x plus b3y plus c3 is equals to d3। तो हम इसको डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं या लिख सकते हैं।
ठीक है। अच्छा मैं सॉरी एक चीज लिखना भूल गया, A1X B1Y C1Z है ना, C1Z, सॉरी सॉरी यहाँ पर Z इंक्लूड कर दीजिए, आप Z इंक्लूड कर दीजिए, Z आप देख सकते हैं इसको मैं AX इज इक्वल्स टू B है ना, इस तरीके से भी आपने मैट्रिसेस में पढ़ा होगा, इस तरीके से भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। X हो गया यहाँ X Y Z इज इक्वल टू D1 D2 D3, ये आपने मैट्रिसेस में अरेंजमेंट देखा होगा, 3x3 अरेंजमेंट है ना, 3x3 होता है, यहाँ पर हमने XYZ वेरिएबल है और इस तरीके से हमें लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तीन इक्वेशंस इस तरीके से दे रखी है, मैट्रिसेस में अरेंजमेंट इस तरीके से करते हैं है ना। तो इसी तरीके से डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो गया ये A1 B1 C1 A2 B2 C3 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है, ये तो हो गया मेरा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट 1 क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 1 निकालना होगा तो मैं ये A1 A2 A3 को हाइड करके ये एडजस्ट कर दूंगा यहाँ पर, डिटर्मिनेंट 2 के लिए ये हाइड कर दूंगा, यहाँ पर ये एडजस्टमेंट होगा, डिटर्मिनेंट 3 के लिए ये हाइड कर दूंगा, ये एडजस्टमेंट होगा। तो ये डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट 2 डिटर्मिनेंट 3, ठीक है। अच्छा ये तो 3x3 हो गया। अच्छा आप समझ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको अच्छा सिर्फ ऐसा होता तो A1X प्लस B1Y इज इक्वल टू C1 एंड A2X प्लस B2Y इज इक्वल टू C2, यहाँ सिर्फ X और Y वेरिएबल्स है ना, 2x2, तो इसके लिए हम कैसे, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, A1 B1 A2 B2, दैट्स इट, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट 1 क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा, ये छुपा दूंगा और यहाँ लिख दूंगा C1 C2 B1 B2, और इसका डिटर्मिनेंट 2 क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 2 हो जाएगा A1 A2 C1 C2, बहुत ही इजी है ना। तो ये दो वेरिएबल्स, यहाँ तीन वेरिएबल्स हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। हम तीन वेरिएबल के लिए मैं बता रहा हूँ, आई होप दो वेरिएबल इजी है, ये अगर आ गया तो ये तो बच्चों वाली बात है, ठीक है। तो चलिए, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसीडर करिए हमने इस तरीके से, डिटर्मिनेंट बता दिया मैंने आपको, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट 2 डिटर्मिनेंट 3, इस तरीके से हो। तो अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है और ये डिटर्मिनेंट है, तो देन है ना, आगे की स्टोरी अब मैं याद रखूंगा, देन अब एक एक करके आपको पॉइंट्स बताऊंगा, वो अब हमें ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट, देन लिखने के बाद सबसे पहला पॉइंट, इफ द डिटर्मिनेंट मेन डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, क्या लिखा मैंने, मेन डिटर्मिनेंट जो है हमारा, है ना, ये तो डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट 2 डिटर्मिनेंट 3, जो हमारा मेन डिटर्मिनेंट है उसको मैंने सॉल्व किया और वो कुछ फाइनाइट आ गया, मतलब 0 के बराबर नहीं आया, कोई नंबर आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मेन डिटर्मिनेंट 0 है, 0 के बराबर नहीं है, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना, तब जो ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी, मैं लिख सकता हूं देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज व्हाट, ये हो जाएगी कंसिस्टेंट। क्या शब्द लिख रहा हूं मैं इसके लिए, कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट, मेन डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब व्हेन दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैं बोल सकता हूं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या हो गया, कंसिस्टेंट का देसी मतलब क्या हो गया, कि उसके सॉल्यूशंस आएंगे, है ना, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा, इट हैज सॉल्यूशन या हैज सॉल्यूशंस, है ना, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर डिटर्मिनेंट, मेन डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम समझ जाएंगे, हमें ये ऑब्वियस हो जाएगा कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी और उसके सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे, विच इज गिवन बाय, कैसे मिलेंगे, विच
इज गिवन बाय, मतलब मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे लिखेंगे, कैसे उनके सॉल्यूशंस आएंगे। बेसिकली ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें जो सॉल्व करनी है, तो हमें क्या निकालना है, हमें एक्स वाई जेड को निकालना है। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 d1 d2 d3 क्या है, ये कांस्टेंट्स है, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिलेगी। अगर मेन डिटर्मिनेंट की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और उसके कोई ना कोई सॉल्यूशंस आएंगे, विच इज गिवन बाय, कैसे आएंगे, हमें x कैसे मिलेगा, x हमें मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, x हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तब आप समझदार हो तो आप बोल दोगे फटाफट, तो फिर y कैसे मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। अब आपको समझ में आ रहा होगा डिटर्मिनेंट 1 निकालने के लिए मैंने क्यों x के एलिमेंट्स को छुपाया था, है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। देखो y के एलिमेंट्स निकालने के लिए मैंने b1 b2 b3 को गायब कर दिया था, है ना, डिटर्मिनेंट 2 के बाद। इसी तरीके से z कैसे मिलेगा, z मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये मेरा हो गया पॉइंट नंबर 1, जिसको आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, बॉक्स बना देते हैं हम इसको। सॉरी, ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 1, देख लीजिए, है ना। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, इस रूल को, है ना, इस रूल को क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। दिस इज नॉन एज, क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, है ना, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। एक मिनट देख लीजिए इसको, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कराता हूं। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट बताने के बाद अब सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, है ना। तो पहले सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि अगर मेन डिटर्मिनेंट 0 है ना, फर्स्ट पॉइंट क्या था, मेन डिटर्मिनेंट 0 नहीं था, है ना। तो मेन डिटर्मिनेंट 0 नहीं था, तो क्या केस था वो मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड पॉइंट है, अगर मेन डिटर्मिनेंट 0 है, मेन डिटर्मिनेंट 0 है एंड एटलीस्ट वन ऑफ डिटर्मिनेंट 1, डिटर्मिनेंट 2 एंड डिटर्मिनेंट 3, मतलब ये जो तीन है, डिटर्मिनेंट 1, डिटर्मिनेंट 2, डिटर्मिनेंट 3, है ना, इनमें से कम एक, इन तीनों में से कम एक ऐसा डिटर्मिनेंट होना चाहिए जिसकी वैल्यू 0 ना हो। क्या बोला मैंने, इनमें से कम एक डिटर्मिनेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू 0 ना आके कुछ आ जाए, कम से कम एक, है ना। अगर दो डिटर्मिनेंट है ऐसे जिनकी वैल्यू 0 नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तीन के तीनों ही ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 0 नहीं है, और अच्छी बात है ना। कम से कम एक ऐसा होना चाहिए, कम से कम इन तीनों में से एक तो ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू 0 ना हो। ठीक है ना, तो अगर ऐसा है ना, तीनों में से, अब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा होगी कि अगर मेन डिटर्मिनेंट 0 है और तीनों में से कम एक ऐसा डिटर्मिनेंट हो जो 0 ना हो, तो वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी उसको क्या हम बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। और उन इक्वेशंस से, उन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, है ना। हाथ खड़े कर देना, आप बोल देना भाई यहां से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सामने वाला पूछेगा कि भाई कैसे मिला, कैसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो आप बोल देना भाई मेन डिटर्मिनेंट तो 0 है, मेन डिटर्मिनेंट तो 0 है, और इन तीनों में से कोई भी एक, है ना, कोई भी एटलीस्ट वन इज नॉट 0। ठीक है ना, कोई भी एक अगर 0 नहीं आया तो हमारा काम हो जाएगा, हम बोल देंगे कि नो सॉल्यूशन, है ना, यहाँ से एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, आप बस अभी स्टेटमेंट देखते जाइए, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सेकंड स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको वापस बता देता हूं, सेकंड स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मेन डिटर्मिनेंट तो 0 हो, मेन डिटर्मिनेंट तो 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ दीज डिटर्मिनेंट्स, इन तीनों में से कम एक ऐसा होना चाहिए जिसकी कुछ ना कुछ, जैसे मान लो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 आ गई, इसकी 0 आ गई, इसकी 0 आ गई, है ना, तो भी ठीक है, कम से कम इसकी तो नहीं आई, तो
डिटर्मिनेंट तो है हमारे पास जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है ना, या मान लो इसकी दो आ गई, इसकी जीरो आ गई, हाँ ये भी बोला एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, वन या वन से ज्यादा तो चलेगा, वन से कम नहीं चलेगा, ठीक है ना। फिर तीनों, इसकी भी दो आ गई, इसकी चार आ गई, मान लो इसको सॉल्व करके चार आ गया, इसको सॉल्व करके पांच आ गया, तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट हमें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा, सेकंड प्रॉपर्टी में हमने सीखा कि अगर ये जीरो है और इन तीनों में से कोई भी एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सीधा नो सॉल्यूशन, है ना, इनकंसिस्टेंट हो गया वो। अब आइए थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमें क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट हमें बोलता है कि अगर मेन डिटर्मिनेंट जीरो है, मान लीजिए ये है मेन डिटर्मिनेंट और इसको सॉल्व करके हमें जीरो आ गया, और डिटर्मिनेंट वन, डिटर्मिनेंट टू, डिटर्मिनेंट थ्री ये सब भी जीरो है, मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो एंड ये भी जीरो, सब जीरो है ना, मेन डिटर्मिनेंट भी जीरो और ये सारे डिटर्मिनेंट्स भी जीरो, तो क्या होगा, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी उनसे हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट, है ना। तो उल्टा पूछूं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से अगर मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए, तो आप क्या कंडीशन लगाओगे, आप बोलोगे मेन डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो अलोंग विद डिटर्मिनेंट 1, डिटर्मिनेंट 2 एंड डिटर्मिनेंट 3, ऑल द डिटर्मिनेंट्स शुड बी इक्वल टू जीरो, तब जाके हमें क्या मिलेगा, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, है। ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ध्यान से इनको सबको है ना आप एनालाइज करिए, क्योंकि यही सारे पॉइंट्स आपको सवाल सॉल्व करने, सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से बिल्कुल देखते जाइए, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस में यही हमारी हेल्प करेंगे, है ना। तो मैंने आपको तीन पॉइंट्स बता दिए, पहला कंसिस्टेंट, दूसरा इनकंसिस्टेंट, तीसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना। दो पॉइंट्स और डिस्कस करने हैं, चलिए करते हैं। नंबर 4, केस नंबर 4 रादर। तो केस नंबर 4 हमारा ये बोलता है कि अगर मेन डिटर्मिनेंट जीरो है, मेन डिटर्मिनेंट जीरो है एंड d1 d2 d3 ये सब भी जीरो है, मतलब ये d1 d2 d3 मतलब ये, ठीक है, यहाँ डिटर्मिनेंट 1, डिटर्मिनेंट 2, डिटर्मिनेंट 3 नहीं, ये ठीक है, d1 d2 d3, यानी फर्स्ट करिए कभी आपको ऐसा इक्वेशंस मिलते हैं 3x 2y z 0, 4x y 7 0 या z, या 2x 3y 4z 0, मतलब ये d1 d2 d3 ये सारी एंट्रीज है ना, d1 d2 d3 ये सब जीरो है, और मेन डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जीरो है, मेन डिटर्मिनेंट जीरो है एंड d1 d2 d3 ये जीरो है, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी उससे हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना। और यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज, जो टर्म्स यूज हुई हैं उनको बिल्कुल ध्यान से देखिए। ऐसे केस में जब डिटर्मिनेंट जीरो है एंड d1 d2 d3 ये भी जीरो है, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी उससे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ऐसे केस से जो आपको जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं उनको हम और नाम दिए, एक नाम और दिया गया है, वो नाम क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। क्या नाम दिया गया है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो बिल्कुल ध्यान से इन सबको बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज, ये टर्म्स काफी यूज होंगी क्वेश्चंस में, है ना। तो आपको उल्टा दिमाग, अच्छा नॉन ट्रिवियल कब मिलता है, जब मेन डिटर्मिनेंट जीरो एंड d1 d2 d3 भी जीरो है ना, तो ये सब आपको तब सोचना होगा। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोला जाता है या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन, है ना। जीरो सॉल्यूशंस मतलब नो सॉल्यूशंस, नॉन जीरो सॉल्यूशंस मतलब सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना। तो नॉन ट्रिपल सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं, जब मेन डिटरमिनेंट जीरो हो एंड d1 d2 d3 भी जीरो हो, है ना। तो हमें जो तब हमने उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, जिन्हें हम नॉन ट्रिपल सॉल्यूशंस भी बोलेंगे और नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी बोलेंगे। सो दिस वाज केस नंबर 4, ठीक है। चलिए अब लास्ट केस डिस्कस करते हैं, केस 5 पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमें ये कहता है कि अगर मेन डिटरमिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, मतलब आप ये मेन डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हो और आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है बट जीरो नहीं मिल रही है, एंड d1 d2 d3 इज जीरो, ये सब d1 d2 d3 ये मान लीजिए ये जीरो है और मेन डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के हमें क्या मिलेंगे, यूनिक मतलब एकमात्र सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और उस यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। लास्ट केस नंबर 4 में नॉन ट्रिवियल आया था, यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन।
तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मींस जब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा हो। कैसे मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन? जब मेन डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना हो और d1 d2 d3 0 हो, है ना। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होंगे? वो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब सिर्फ दुनिया में एक ही सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन क्या आएगा? x भी 0 आएगा, y भी 0 आएगा, z भी 0 आएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चलिए एक ऐसा एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें ये d1 d2 d3 तो 0 हो और मेन डिटरमिनेंट 0 ना आए। तो आप खुद भी बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने बनाया, चलिए ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए 2x plus 3y minus 4z is equals to 0, x plus y minus z is equals to 0, x minus 2y plus z is equals to 0, है ना। ये मैंने एग्जांपल दिया। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं d1 d2 d3 तो 0 है, देख लीजिए सब सेटिस्फाई किए मैंने। और मेन डिटरमिनेंट क्या होगा इस सवाल का? 2 3 minus 4 1 1 minus 1 1 minus 2 1, ये है मेन डिटरमिनेंट। जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, है ना, सॉल्व करने की वैसे जरूरत है नहीं, मेरे को अंदेशा है कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे कोई ना कोई ऐसी वैल्यू तो मिलेगी जो 0 नहीं होगी, है ना। आप सॉल्व करके देखो ना, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी आपको, पर 0 नहीं आएगी। तो मतलब क्या इससे मैं क्या समझा कि ऐसे सिनेरियो में जब मेन डिटरमिनेंट 0 ना आए और d1 d2 d3 0 हो जाए, तो ये इक्वेशन तभी संतुष्ट होगी, मतलब ये इक्वेशन 0 तभी बनेगी जब x 0 होगा, y 0 होगा, z 0 होगा। इसी तरीके से ये इक्वेशन 0 तभी बनेगी जब x y z सब 0 होंगे। इसी तरीके से ये इक्वेशन भी 0 तभी बनेगी जब x y z 0 होगा। दुनिया में इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन मिला। यूनिक मतलब एकमात्र सॉल्यूशन, जो कि होगा x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0। ये मुझे तब मिला जब मेन डिटरमिनेंट 0 नहीं है, d1 d2 d3 0 है ना। इसको हमने और क्या नाम दिया? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है। सो आई होप आपको ये पांचों केसेस जो मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ सारे आसानी थे, ज्यादा लेंथी थे नहीं। 20-25 मिनट का हमारा पूरे सेशन में हमने ये 5 के 5 केसेस। सो आई होप आपको ये सारे केसेस समझ में आए होंगे, है ना। सारे केसेस के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर समझ में आया तो लेक्चर को रिपीट करके भी देख सकते हैं भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में जो हमने सीखा है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम जेईई मेंस को टारगेट कर रहे हैं, जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं, तो जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से आपको कंफर्म सवाल मिलेगा ही मिलेगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आज मैंने सारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है इसका। आज क्वेश्चंस भी करेंगे हमने। आज हमने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, है ना, सारे मैंने आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसीडर करके बताई, डिटरमिनेंट बताया, डिटरमिनेंट 1 बताया, डिटरमिनेंट 2 बताया, डिटरमिनेंट 3 बताया और 5 केसेस बताया। यूनिक सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ट्राइवल सॉल्यूशंस एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, है ना। इन पांचों छह टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है और कैसे ये इंपैक्ट डालती हैं इन सारे केसेस में, वो मैंने आज आपको बताया। ठीक है। सो चलिए एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं और आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं सारे क्वेश्चंस आपको एक एक करके ना आपको आइडिया भी देता रहूंगा, साथ ही साथ बताऊंगा कि किस तरीके से जेईई मेन वालों ने रिपीटेड क्वेश्चन एक के बाद एक वही फॉर्मेट में वही पैटर्न पे रिपीटेड क्वेश्चंस ओवर द इयर्स, ईयर आफ्टर ईयर, हमेशा मतलब साल बदलते गए, लेकिन क्वेश्चन का जो मैनर ऑफ आस्किंग था, मतलब जो क्वेश्चन मैंने पूछा इस टॉपिक से बिल्कुल वही, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज चेंज करी, बाकी पैटर्न सेम ही रखा, है ना। तो एक क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं, एक दो क्वेश्चंस, और फिर हम लेक्चर को नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, हमें k का वैल्यू निकालना है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। क्वेश्चन की डिमांड देख लो आप, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चीख चीख के बोल रहा है क्वेश्चन वाला, है ना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है इसके, है ना भाई। तो दिख ही रहा है ना, ये एंट्री देखो आप, d1 d2 d3, ये सब क्या है, 0 है ना। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए एक और बात मैंने देखी थी कि ये सारी एंट्रीज तो 0, d1 d2 d3 तो 0 होता ही है, मेन डिटरमिनेंट भी 0 होता है। तो भाई मेन डिटरमिनेंट को 0 के इक्वेट करिए आप, तो मेन डिटरमिनेंट क्या दिख रहा है आपको, है ना, मेन डिटरमिनेंट दिख रहा है, देखिए ऐसे दिख रहा होगा 1 k 3 k 2 2 2
3 4, है ना? ये हो गया आपका मेन डिटर्मिनेंट, ठीक है? ये मेन डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, दिस मेन डिटर्मिनेंट इट शुड बी इक्वल टू 0, है ना? अब बस ये मेन डिटर्मिनेंट आप डायरेक्टली सॉल्व करो इसको, है ना? क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो 1 के अलोंग जब सॉल्व करूंगा, 1 के अलोंग सॉल्व करूंगा तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 6 2 आ जाएगा, फिर माइनस के आएगा, k के अलोंग सॉल्व करूंगा तो k into 4 4 के माइनस 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 के माइनस 4, और प्लस 3 के अलोंग सॉल्व करूंगा तो प्लस 3 के अलोंग सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, k into 3 is 3 के माइनस 4 is equals to 0। खोल दो इस डिटरमिनेंट को, 1 multiplied by 2 is 2, minus 4k square plus 4k, ऐसा है ना, प्लस 9k माइनस 12, ऐसा है, ठीक है? देखो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, 1 के अलोंग सॉल्व किया तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 6 2, माइनस k के अलोंग सॉल्व किया तो 4k माइनस 4, प्लस 3 के अलोंग सॉल्व किया तो 3k माइनस 4, बिल्कुल ठीक है। तो 2 1 जा 2 माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 9k माइनस 12, सही है ना? तो भाई क्या बन गया ये, माइनस 4k स्क्वायर प्लस 13k, है ना? और 2 में से माइनस 12, माइनस में चला जाएगा, ठीक है? ऐसा क्वाड्रेटिक बन गई, है ना? माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 13k प्लस 10, फैक्टराइज कर दो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, 10 4 जा 40, 13 को स्प्लिट कर दो माइनस 8 माइनस 5, सो 4k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 5k प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? 4k कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा k माइनस 2, माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 2 अंदर, तो k का वैल्यू क्या क्या आ गया, k का वैल्यू हो गया या तो 2 या फिर 5/4, तो ये मेरा आंसर है। k का वैल्यू क्या आ जाएगा, या तो 2 आ जाएगा या फिर 5/4 आ जाएगा, ठीक है ना? तो 2 या 5/4 से ये क्या हो जाएगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 0 0 0 सब 0 0 0 आ जाएगा आपके पास, है ना? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आप, ठीक है? तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन होंगे, यहां पे दिख रहा है आपको d1 d2 d3 0 है और मेन डिटरमिनेंट 0 होता है, मेन डिटरमिनेंट को 0 इक्वेट करके आप इजीली k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? सो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। सारे केसेस जो हमने डिस्कस किए थे उसी केस पे बेस्ड, उससे अलग कुछ नहीं जाएगा। जो 5 केसेस मैंने आपको बताया है उसके अलावा छठा केस कोई नहीं बनेगा। जो केसेस हैं उन्हीं में से आपका किसी ना किसी एक केस पे सवाल आएगा और वो भी इंपॉर्टेंट यही है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना? सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं और फिर आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा इसी पर बेस्ड। तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी है और आपको बोला है इसके नो सॉल्यूशंस, देन द वैल्यू ऑफ k क्या होगी, नो सॉल्यूशंस, है ना? तो नो सॉल्यूशन के लिए हमने पढ़ा था कि मेन डिटरमिनेंट तो 0 है एंड एटलीस्ट 1, क्योंकि देखो d1 d2 d3 तो कुछ है, 0 नहीं है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 में से एटलीस्ट कोई एक ऐसा होना चाहिए जो 0 के बराबर ना हो, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? तो हमें वो k का वैल्यू मिल जाएगा। k का वैल्यू तो हमें डायरेक्ट यहां से मिल ही जाएगा। पहले हम लैम्डा को 0 के इक्वेट कर देते हैं, जो मेन कंडीशन है, लैम्डा मतलब मेन डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो मेन डिटरमिनेंट क्या है भाई, मेन डिटरमिनेंट है 2 - 1, है ना? मतलब x y z के कोएफिशिएंट्स 2 - 1 -1 1 - 2 1 1 1 k, है ना? शुड बी इक्वल्स टू 0। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देंगे, हमें k का वैल्यू मिल जाएगा, है ना? सो 2 के अराउंड सॉल्व कर लेते हैं। 2 के अराउंड सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 के -1 -2 के -1, फिर -1 तो इट विल बिकम +1, +1 के अराउंड सॉल्व करूंगा तो k * 1 k -1 k -1, फिर प्लस प्लस -1 होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, सॉरी, तो यहाँ -1 आ जाएगा,
तो 1 माइनस माइनस 2 तो 3 आ जाएगा, 1 प्लस 2 आ जाएगा, लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 इंटू माइनस 2k विल बिकम माइनस 4k माइनस 2 प्लस k माइनस 1 and minus 1 into 3 is minus 3 should be equals to 0. Minus 4k plus k is equals to minus 3k. Minus 2 minus 1 minus 3 minus 3 minus 6 तो it is equals to 6 तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन में भी दे रखा है, नहीं ऑप्शन में गिवन नहीं है, सॉरी। अच्छा वापस देखते हैं, तो माइनस 4k प्लस k इज माइनस 3k एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2। सो k का वैल्यू माइनस 2 ही आएगा, हाँ माइनस 2 ही आएगा। अच्छा डी ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं हम, डी ऑप्शन हमारा माइनस 2 है, सॉरी, है ना। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज माइनस 3, ऑप्शन डी इज माइनस 2, है ना। तो मेन डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, k का वैल्यू माइनस 2 आया। अब हमारा काम तो वैसे हो ही चुका है, और आप बता सकते हो ना, किसी भी एक डिटरमिनेंट को पकड़ लो आप, है ना। अब वैसे तो देखो एमसीक्यू आएगा तो हम आगे चेक थोड़ा ना करने बैठेंगे कि डिटरमिनेंट 3 डाल के देखेंगे कि भैया 0 तो नहीं, मतलब फाइनाइट तो और कोई आंसर तो आ रहा है ना, 0 के अलावा तो कोई आंसर आ रहा है ना किसी का। जब काम यही खत्म हो गया तो चेक करने की आगे जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी आप अपने दिल को तसल्ली देने के लिए चेक करना चाहते हो तो किसी भी एक डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट 3 सॉल्व कर दो। डिटरमिनेंट 3 क्या हो जाएगा भाई, डिटरमिनेंट 3 हो जाएगा, डिटरमिनेंट 3 निकालने के लिए मेरे को z की एंट्री छुपानी होगी, है ना। सो हो जाएगा 2 1 1 माइनस 1 2 1 और इसको छुपाया तो ये एंट्री आ जाएगी d1 d2 d3 2 माइनस 4 4, है ना। ये है डिटरमिनेंट 3। आप इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। हो गई कंडीशन सारी सेटिस्फाई। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, कोई ना कोई एक डिटरमिनेंट ऐसा हो, एटलीस्ट वन डिटरमिनेंट जिसकी वैल्यू 0 ना आए, है ना। और साथ ही साथ मेन डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो जब मेन डिटरमिनेंट को मैंने 0 किया तो मेरे को डायरेक्टली वहीं से मिल गया k का वैल्यू, तो बात नहीं खत्म हो गई। सो हमारा आंसर क्या हो गया, -2, ठीक है। सो आई होप आज तो हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए और 2 बहुत आसान क्वेश्चन किए। कल के लेक्चर में, कल के पूरे लेक्चर में सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक लीनियर इक्वेशन, है ना, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स, है ना। सो आई होप आज का पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार और अच्छे से देखिए, और अगर कोई पॉइंट या कोई केस समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर आप सबके पास है, कभी भी किसी भी टाइम पर आप अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हैं, है ना। बट छोड़िएगा मत इस टॉपिक को बिल्कुल पकड़ के, क्योंकि ये सर्टेन है ना। यहाँ से ये कंफर्म ऐसा टॉपिक है जहाँ आपको एक क्वेश्चन की गारंटी तो है ही से, यहाँ से तो क्वेश्चन हमारा बनेगा ही बनेगा। जेईई मेन का एक सवाल तो हमारा पक्का है ही, सुनिश्चित है, अगर हमने इसको अच्छे से समझ लिया तो। बहुत आसान भी है, स्कोरिंग है ना। तो बिल्कुल अच्छे से इसको आज की वीडियो को देखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम, तगड़े क्वेश्चंस लास्ट 5-6 इयर्स में जेईई मेन पर किस तरीके से पूछे गए, तो ठीक है। बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।